Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are discussing Refugee Blues by W. Jordan. इंग्लैंड में जन्मे और अमेरिका में स्थायिक हुए एक महान लेखक की द्वारा लिखी गई, कवि के द्वारा लिखी गई एक बहुत बेहतरीन पोएम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रेफ्यूजी ब्लूज। डब्ल्यू जॉर्डन एक संवेदनशील कवि ही नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल ओरेटर रहे हैं। रेफ्यूजी ब्लूज के माध्यम से किन लोगों की समस्याओं की बात डब्ल्यू जॉर्डन इस कविता में करना चाहते हैं, उस बात को हम डिस्कस करेंगे। डब्ल्यू जॉर्डन born in 1907 and died in 1973। 20वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले लेखकों में डब्ल्यू जॉर्डन अग्रगणी है। He is an Anglo-American poet who was born in England but became a citizen of United States in 1946. Generally considered the greatest English poet of the 20th century, W. Jordan को 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवियों में गिना जाता है। Jordan exerted a major influence on the literature of the 20th century. 20वीं शताब्दी के साहित्य को सबसे ज्यादा W. Jordan ने प्रभावित किया है and he is known for his extraordinary intelligence and wit. He published poems in 1930 and orators in 1932. Jordan also experimented with different forms of drama such as verse plays which reveal the political and social preoccupations of 1930s. A creative writer, Jordan is noted as a poet, critic, essayist and a playwright. ऐसे एक बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में हम जानकर उनके विचारों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक पोएट, एक क्रिटिक, एक एसेइस्ट, एक ड्रामेटिस्ट किस प्रकार से रेफ्यूजीज की समस्या को देखता है और समझने की कोशिश करता है। रेफ्यूजी ब्लूज ये जो टाइटल है, ये टाइटल हमें कुछ इंगित करता है, सजेस्ट करता है। As the title of the poem Refugee Blues suggests, Refugee Blues is spoken by Jewish refugees and brings to fore the plight, indifference, rejection and loneliness, the loss of identity and opposition faced by refugees. जो शरणार्थी है, जो शरणार्थी जिनको जर्मनी से भागकर जाना पड़ा था, उनकी समस्याओं के बारे में सिर्फ एक रेफ्यूजी की बात नहीं कर रहे, वो दुनिया के तमाम शरणार्थियों की बात इस कविता के माध्यम से करते हैं कि किस प्रकार के नकारात्मक विचारों से इन लोगों को जूझना पड़ता है, अकेलेपन के एहसास क्या होते हैं और जब मनुष्य अपने खुद की पहचान अपने देश में खो देता है और सारे समाज का विरोध उनको सहन करना पड़ता है, इस हालत में शरणार्थी रेफ्यूजीज क्या महसूस करते हैं, डब्ल्यू जॉर्डन ने उनकी तकलीफों को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। द पोएम वॉज रिटन इन 1939 जस्ट बिफोर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1940 के दरमियान डब्ल्यू जॉर्डन अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे और ये वही दौर था 1939 के तकरीब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया था। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड ड्यूरिंग द हॉलोकॉस्ट डिस्ट्रक्शन व्हेन मिलियंस ऑफ जूस वेर फ्लीइंग नाजी जर्मनी। ये वही प्रलय का समय था जब एडोल्फ हिटलर के डर की वजह से नाजी जर्मनी से बहुत सारे लाखों की संख्या में जू उस देश से भागकर पलायन कर रहे थे। The poem raises broader questions such as does the refugee have a place to call home? पर इस भाग दौड़ में, इस प्रलय के दौर में डब्ल्यू जॉर्डन कुछ सवाल सारे समाज को पूछते हैं। क्या इन शरणार्थियों के लिए कोई घर है जिसे वो मकान अपना घर कह सकते हैं? इज देयर प्लेस वेयर ही कैन फील फ्री, सिक्योर, कंफर्टेबल एंड वेलकम अगेन? क्या ऐसी कोई जगह है इस पृथ्वी पर जहां वो अपने आप को मुक्त महसूस कर सके, आजाद महसूस कर सके, सुरक्षित महसूस कर सके, जहां उसको सुकून मिले एंड कोई तो उसका स्वागत करे फिर से? क्या ऐसी कोई जगह इन शरणार्थियों के लिए है?
कभी वो जू के नाम से जाने जाते हैं, कभी रोहिंग्या के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे शरणार्थियों का क्या क्या वो मनुष्य नहीं है? सभी मानवीय समाज को डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ऐसे सवाल पूछते हैं। द मैसेज ऑफ ऑर्डन्स पोएम इज रिलेवेंट टुडे। आज के दौर में भी ये सवाल उतना ही जायज़ है, क्योंकि ब्राज़ील की सीमाओं पर, अमेरिका की कई सीमाओं पर, भारत की सीमाओं पर, बांग्लादेश की सीमाओं पर लाखों की संख्या में शरणार्थी दूसरे देशों में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जर्मनी की सीमाओं पर ऐसे कई लोग, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के विवाद में लोगों को पलायन करने के लिए बाध्य कर दिया है। न जाने कितने लोग अपने माँओं के साथ, पिताओं के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ किसी देश में प्रवेश पाने के इंतजार में कई सालों से, महीनों से खड़े हैं नुकीली तारों की कंपाउंड के इर्द गिर्द। द मैसेज ऑफ ऑर्डन्स पोएम इज रिलेवेंट टुडे as it was in the last century, with the millions of refugees still looking for a safe haven to call home. उन्हें जन्नत नहीं चाहिए, सिर्फ एक घर चाहिए सर छिपाने के लिए। यहाँ से डब्ल्यू.एच. ऑर्डन अपनी बात को कहना शुरू कर देते हैं। से दिस सिटी हैज 10 मिलियन सोल्स। कहो कि इस शहर में कम से कम 10 मिलियन आत्माएं, शरीर रहते हैं। सम आर लिविंग इन मैंशंस। यहाँ सरकास्टिक टोन में डब्ल्यू.एच. ऑर्डन कहते हैं कुछ लोग अपने अपने बड़े बड़े मकानों में रहते हैं। एंड सम आर लिविंग इन द होल्स। कुछ लोग गड्ढों में रहते हैं। यही तो हालत है। मुंबई जैसे शहरों में सीमेंट के पाइप भी किराए से मिलते हैं। लोग ऐसे घरों में रहने के लिए बाध्य है जहां मनुष्य रहने के लायक जगह भी नहीं होती है। इसलिए ये कविता एक किसी अमेरिका की, एक इंग्लैंड की, एक भारत की नहीं है, बल्कि सारे विश्व की समस्याओं को उजागर करती है। Yet there is no place for us। अरे लोग कम से कम अपने घरों में, कम से कम होल्स में, पाइप्स में तो रहते हैं। इसके बावजूद भी हमारे लिए तो, हमारे पास तो ऐसी जगह ही नहीं है। Yet there is no place for us। हमारे लिए एक भी जगह नहीं है माय डियर। Yet there is no place for us। समझो कम से कम इस बात को, हमारे लिए तो जगह भी नहीं है। एक दिन घर के बाहर रहने से हमें पता चलेगा कि आसमान के नीचे, छत के नीचे, बिना छत के रहने का हश्र क्या होता है। आगे डब्ल्यू.एच. ऑर्डन कहते हैं, वंस वी हैड ए कंट्री वी थॉट इट फेयर। किसी जमाने में हमारे भी देश हुआ करता था। देश नहीं होने का मलाल क्या होता है। तिब्बत से पलायन कर चुके जो भारत में रहते हैं शरणार्थी तिब्बती, उनसे पूछिए कि चीन ने, चाइना ने जब देश उनका हड़प लिया तो तिब्बत जैसा देश भी नक्शे से गायब हो गया। देयर इज नो तिब्बत नाउ एज अ कंट्री। उनसे पूछिए कि शरणार्थी होने का दुख क्या होता है। वी थॉट इट फेयर। हमें ऐसा लगता था, सुकून था कि कम से कम एक देश था हमारे पास। लुक इन द एटलास एंड यू विल फाइंड इट देयर। कम से कम एटलास तो देखो, नक्शे तो देखो, वहां पर आपको हमारा देश दिख ही जाएगा। वी कैन नॉट गो देयर नाउ। पर हम वहां पर जा नहीं सकते। अगर कल्पना करो कि आपको भारत से बाहर कर दिया जाए, आप अपने ही देश में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो देश से बिछड़ने का दुख क्या होगा। और यहाँ तो ऑर्डन उन लोगों की तकलीफों को देश के सामने, दुनिया के सामने उजागर कर रहे। वी कैन नॉट गो देयर नाउ। हम तो वहां जा भी नहीं सकते माय डियर। वी कैन नॉट गो देयर नाउ। हम तो वहां जा भी नहीं सकते। इस प्रकार से लोगों की तकलीफों को डब्ल्यू.एच. ऑर्डन हमारे सामने रखते हैं। In the village churchyard there grows an old yew। चर्चयार्ड में, कब्रिस्तान में जाकर देखो, यू के पेड़ वहां पर अभी भी लगे हैं। यू का पेड़ हर साल एक लाल फूल लेकर, इस प्रकार का एक पेड़ होता है जो लगता है एवरी स्प्रिंग इट ब्लॉसम्स अन्यू। हर साल उसको नए फूल लगते हैं। पर ओल्ड पासपोर्ट्स कैन नॉट डू दैट। यू के पेड़ को तो हर साल नए फूल लगेंगे। कब्रिस्तान में जब भी जाएंगे, ग्रेवयार्ड में, चर्चयार्ड में ढूंढेंगे, ये पेड़ आपको हर साल नए फूलों के साथ मिल जाएगा। पासपोर्ट के साथ ऐसा नहीं होता। पासपोर्ट हर साल नहीं उगते। पासपोर्ट एक ही बार बनता है। एंड माय डियर, ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट। पुराने पासपोर्ट्स ऐसा कर भी नहीं सकते। क्या पेड़ लगाए पासपोर्ट के? बिना पासपोर्ट के हमारी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। पासपोर्ट अगर छीन लिया जाए तो हम किसी देश के नागरिक बचते ही नहीं। जिनके पासपोर्ट छीन लिए गए हो, जिनके पासपोर्ट जल गए हो, नष्ट हो गए हो, जिन्हें देश अपने नागरिक मानने के लिए भी तैयार नहीं है, ऐसे लोगों की हालत क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं।
The council banged the table and said, if you have got no passport, you are officially dead. सबसे भयानक सिचुएशन तो तब होगी जब किसी देश का राजनेता, डिप्लोमेट या राजदूत ये कहेगा टेबल ठोक ठोक कर, इफ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, यू आर ऑफिशियली डेड। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, इसका मतलब आप ऑफिशियल दृष्टि से, देश के रिकॉर्ड की दृष्टि से आप मर गए हैं, पर आप तो मरे नहीं हैं। वो कहते हैं बट वी आर स्टिल अलाइव, हम तो जिंदा है माय डियर, बट वी आर स्टिल अलाइव। जब आप बैंकों में जाते हैं, आपको इस बात का अंदाजा होगा कि बैंक वाले आपके जिंदा रहने का सर्टिफिकेट मांगते हैं। समय की विडंबना देखो, जिंदा आदमी को भी अपने जिंदा रहने का सबूत देना होता है कि मैं जिंदा हूं। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, इसका मतलब आप जिंदा नहीं है। इस प्रकार की विचित्र परिस्थितियों से बहुत सारे देश जूझ रहे हैं। लोगों को कम से कम समझाइए कि बिना पासपोर्ट के देश तो हमें मुर्दा मानता है, पर हम तो जिंदा है, बात को समझ लीजिए। Went to a committee, they offered me a chair. फिर मैं अपनी शिकायत लेकर किसी कमेटी के पास जाता हूँ, वो मुझे बैठने के लिए कुर्सी देते हैं, एंड आस्क मी पोलाइटली, और बहुत नम्रता से पूछते हैं टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर, और कहते हैं अगले साल आना। बट वेयर शैल वी गो टुडे, अरे अगले साल तो आना, पर आज हम कहां पर जाए माय डियर, बट वेयर शैल वी गो टुडे, आज की बात बताइए, आज हम जिंदा है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, बिना पासपोर्ट के, बिना देश के हम कब तक भटकते रहेंगे, कम से कम बताइए आज कहां जाएंगे। केम टू अ पब्लिक मीटिंग, द स्पीकर गॉट अप एंड सेड, किसी पब्लिक मीटिंग में भाषण देने के लिए नेता आते हैं, उठ जाते हैं और बोलने लगते हैं, इफ वी लेट देम इन, नेताओं के भाषण सुनिए। वो कहते हैं अगर हमने इन शरणार्थियों को अपने देश में भीतर आने दिया तो दे विल स्टील अवर डेली ब्रेड, वो हमारे रोजमर्रा की रोजी रोटी को छीन लेंगे। ही वाज टॉकिंग फॉर यू एंड मी, वो तुम्हारी और मेरी बात कर रहा था। हो सकता है कल शरणार्थियों की भीड़ में तुम और मैं भी शामिल हो जाऊं। माय डियर, ही इज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, वो तुम्हारी और मेरी ही बात कर रहा था। इस भीड़ का हिस्सा बनकर देखो, खबरें बनकर देखो, तब पता चलेगा कि इस तरह के भाषणों का क्या अर्थ होता है। थॉट आई हर्ड द थंडर रम्बलिंग इन द स्काई, जैसे ही मैंने ऐसे विचारों को सुना, आसमान में ऐसा लग रहा था कि आवाजें बार बार गूंज रही थी। इट वॉज हिटलर ओवर यूरोप सेइंग दे मस्ट डाई, एडोल्फ हिटलर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर यही बताने का प्रयास कर रहा था कि इन लोगों को तो मर जाना चाहिए। वी वेयर इन हिज माइंड, हम लोग तो उसके दिमाग में ही भर चुके थे। न जाने कितने जू लोगों के नस्ल के कारण हत्या ही कर दी थी। 1-1.5 लाख से ज्यादा जू मारे गए थे और सरेआम उनको कत्ल कर दिया एडोल्फ हिटलर ने। माय डियर, वी आर इन हिज माइंड। अभी भी एडोल्फ हिटलर मर गया, पर एडोल्फ हिटलर जैसे न जाने कितने हिटलर पैदा हो गए। सद्दाम हुसैन हो, फिडेल कैस्ट्रो हो, या एडोल्फ हिटलर हो, या मुसोलिनी हो, इनके दिमाग में इस प्रकार के जहर तो भरे ही थे। सो अ पुडल इन अ जैकेट फास्टेंड विद अ पेन, जब मैंने एक कुत्ते को देखा, पुडल का मतलब होता है एक कुत्ता जिसको कोट वोट पहनाया जाता है आराम से। सॉ द डोर ओपन एंड कैट लेट इन, देखो कुत्तों की हालत अच्छी है इंसानों से कम पहनने के लिए कपड़े हैं, घूमने के लिए कुत्तों के पास कारें हैं। लोगों को तो कुत्तों के लिए बिस्किट खरीदते हुए देखा है। भिखारियों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, कुत्तों के लिए बिस्किट मिल जाते हैं। एंड सॉ डोर ओपन एंड अ कार लेट इन, कुत्ते के लिए दरवाजा खोला गया, कुत्ते के साथ बिल्ली भी घर के अंदर आ गई। बट दे वेर इन जर्मन ज्यूज, पर एक गनीमत है, कुत्ते को प्रवेश मिल जाता है क्योंकि वो जर्मन जू नहीं थे माय डियर, बट दे वेर इन जर्मन जूज। हम जर्मन जूज इंसान होने के बावजूद भी हमें घरों में प्रवेश नहीं, देशों में प्रवेश नहीं, कुत्ते और बिल्लियां प्रवेश कर जाती है। वेंट डाउन द हार्बर एंड स्टूड अपॉन द क्वे, समुद्र के किनारे कम से कम गया जहां पर कोई प्लेटफॉर्म मेटल का बना था। क्वे का मतलब होता है समुद्र में माल उतारने चढ़ाने के लिए जो प्लेटफॉर्म बना होता है, उसे क्वे कहते हैं। स्टूड अपॉन द क्वे, सॉ द फिश स्विमिंग, पानी के अंदर तैरते हुए मछलियों को देखा। इफ दे वर फ्री, मैंने कम से कम ढूंढने की कोशिश की कि मछलियां कम से कम पानी के अंदर फ्री है क्या। ओनली 10 फीट अवे माय डियर, ओनली 10 फीट अवे, समुद्र के 10 फीट गहराई में कम से कम मछलियां फ्री तो दिखाई दे रही थी, अपनी मर्जी से घूम तो रही थी। हमारे लिए वो भी पॉसिबल नहीं है। वॉक थ्रू द वुड,
कम से कम जंगल में गया, सॉ द बर्ड्स इन द ट्रीज, पंछियों को देखा पेड़ों के ऊपर, दे हैड नो पॉलिटिशियंस, कम से कम पंछी हमसे बेहतर है, कम से कम उनके बीच में कोई राजनेता तो नहीं है। एंड सैंग एट देयर ईज, वो अपनी मर्जी से गा सकते हैं। दे वेरेंट द ह्यूमन रेस, गनीमत है कि पंछी इंसान नहीं है, इंसान होते तो सरहदों के आर पार जा नहीं सकते थे। माई डियर, दे वेरेंट द ह्यूमन रेस। पंछियों को भारत की बॉर्डर क्या होती है, बांग्लादेश की बॉर्डर क्या होती है, पाकिस्तान की सीमा क्या होती है, समझ में नहीं आता। वो भारत में भी दाना चुगते हैं, पाकिस्तान में भी दाना जाकर चुगते हैं और देशों की सरहदों को आर पार करके भेद कर चले जाते हैं। ज़मीनें उनके लिए मायने नहीं रखती, लकीरें इंसानों ने खींची है। ड्रीम्ड आई सॉ अ बिल्डिंग विद 1,000 फ्लोर्स। मैं फिर ऐसी इमारत की कल्पना करता हूँ जहाँ हजारों फ्लोर्स है, 1,000 विंडोज एंड 1,000 डोर्स। कम से कम हजारों खिड़कियां हो, हजारों दरवाजे हो। नॉट वन ऑफ देम वाज आवर्स, पर ऐसी कल्पना करके भी उपयोग किया, उसमें से एक भी हमारा नहीं। माई डियर, नॉट वन ऑफ देम वाज आवर्स। हजारों मकान बन गए, करोड़ों रुपए के खर्च करके बड़े बड़े मैंशंस और बड़े बड़े ब्लॉक्स बन गए, बड़े बड़े इमारतें बन गई। बुर्ज से लेकर न जाने कितने कितने ट्विन टावर्स हमने बना लिए, लाखों लोग उसमें रहते हैं, पर हमारे लिए क्या, उसमें एक कोना भी हमारे लिए नहीं है। स्टूड ऑन अ ग्रेट प्लेन इन द फॉलिंग स्नो, फिर बर्फ से घिरे हुए मैदानों में जाकर मैं खड़ा हुआ। 10,000 सोल्जर्स मार्च टू एंड फ्रो, फिर हजारों सैनिकों को मार्च करते हुए देखा सीमाओं पर, लुकिंग फॉर यू एंड मी। ये सैनिक तुम्हारी और मेरा ही इंतजार कर रहे थे, शायद शिकार करेंगे। माई डियर, लुकिंग फॉर मी, यू एंड मी, शायद तुम्हारा और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। देशों ने नुकीली दीवारें खड़ी कर दी है तारों की, उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी प्रवाहित कर दिए ताकि कोई देश की सीमाओं को पार न कर सके। लोग और इंसानों के बीच में ये दूरियां कब बन गई और कब बड़ी दीवारों में तब्दील हो गई, हमें पता ही नहीं चला। इतना ही नहीं, सीमाओं पर हमने सेना भी लगा कर रखी है ताकि कोई भी इंसान प्रवेश न कर सके। इस तरह से मनुष्य जाति की अलग अलग समस्याओं को डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने अपनी कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दिस डिस्कशन will help you to prepare different questions for the examination point of view, and also this will help you to understand the plights of the people who are refugees away from the countries, away from their homes, away from the borders, beyond the fence. Thank you very much.